गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने जब मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आई हूँ। वो एनसीईआरटी की सीरीज़ है हमारी फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि फोर्स और प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, फिज़िक्स हम डेली लाइफ में फील करते हैं, पर इसको पढ़ना तो थोड़ा सा अलग ही चीज़ है। तो ये चैप्टर नंबर 8 थे, फोर्स एंड प्रेशर। तो देखो, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फोर्स और पुश और पुल, यानी कि जैसे मान लो अपन ने किसी को धक्का दिया तो अपन ने पुश किया, और पुल मतलब किसी भी चीज़ को खींचा, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। देखो, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। मतलब इसकी वजह से हम फोर्स का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में फोर्स हुए ही क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन। तो देखो, यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये हॉकी का भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, तो ये सब अपने फोर्स अपने अपने तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। देखो, साइंस के अंदर फोर्स किसको बोलते हैं, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन को पुश यानी कि धक्का देना और पुल मतलब खींचना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी कि इसी वजह से उसमें किसी भी चीज़ में मोशन के अंदर जो चेंज आता है, जैसे कभी वो तेज़ भी हो जाती है और कभी वो स्लो भी हो जाती है, वो किसकी वजह से होता है, वो फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन, हम दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे फोर्स कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है, ये हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट में तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि ये अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, तो मतलब कार रुकी हुई है और कोई आदमी पीछे खड़ा हुआ है। सेकंड है, ये दोनों एक दूसरे को खींच के गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, इसके अलावा थर्ड वाले में, अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। अब एक आदमी कार को धक्का लगा रहा है, और हु इज़ पुलिंग होम, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर जो बेल है, बेल को कौन खींच रहा है, किसान खींच रहा है। और हु इज़ पुशिंग होम, यानी कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गया आपको। ठीक है, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। ठीक है, तो यानी कि इंटरेक्ट होना जरूरी है इसके लिए। दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। देखो, जब दो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, लाइक वो धक्का दे रहे हैं, लाइक वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इससे ही क्या होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब एक्सप्लोर कैसे करेंगे हम, फोर्सेस को आगे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, द रोप में नॉट मूव इफ़ द टू टीम्स पुल एज इट विद इक्वल फोर्स। देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, दोनों अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये रस्सी कहीं से कहीं तक खिसकेगी नहीं। लेकिन अगर मान लो एक साइड के लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और दूसरी साइड के लोग कम फोर्स लगाएंगे, तो इधर की तरफ ज़्यादा खिसक जाएगी ये रस्सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू द अनादर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपन कोई बॉल जा रही है और अपन ने बॉल को उसी डायरेक्शन में धक्का दिया, तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब उसका फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इफ़ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर वहीं दो लोग, जैसे मान लो एक कोई आदमी बीच में खड़ा है और 2 लोग उसको खींच रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस में जो अंतर होगा ना, उतना ही उसमें चेंज आएगा बस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फर्स्ट वाले में कि दोनों एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये खिसक जाएगा। ठीक है, प्लस दोनों का फोर्स प्लस हो जाएगा। जबकि सेकंड कंडीशन में दोनों डिफरेंट टाइप से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो धक्का दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसका फोर्स ज़्यादा माना जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, उसका दोनों का डिफरेंस करके हमें पता चलेगा कि किसका ज़्यादा फोर्स है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है।
तो देखो, सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। तो ये तो हमने पढ़ लिया, और इक्वल भी हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है फोर्स, छोटा भी हो सकता है, और इक्वल बराबर भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको हम किससे, स्ट्रेंथ यानी कि फोर्स की स्ट्रेंथ को किससे डिफाइन करते हैं? मैग्नीट्यूड से। देखो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लगाया किसी पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों बच्चे मिला के लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जो 10 है ना नंबर, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसके बाद 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और डायरेक्शन अगर अपन बोलते हैं तो उसको डायरेक्शन बोला जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि मतलब कितने नंबर का फोर्स अप्लाई किया गया है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक आगे आपको समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन अपन देख सकते हैं। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर जो चेंजेस आएगा वो नेट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेट फोर्स मतलब अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो माइनस होके लगेगा, और अगर दो सेम जगह पे लगा रहे हैं तो प्लस होके नेट फोर्स आ जाएगा। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि एक फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंजेस ला सकता है। मतलब अगर मान लो कि कोई चीज़ मूव कर रही है, अगर अपन ने उसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन धक्का लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में उसको लगाने की कोशिश करी तो वो थोड़ी धीरे हो जाएगी या रुक जाएगी। जैसे हाँ, जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं, कोई बॉल है, कोई बैट्समैन है, बॉल मारता है, तो वो जो फील्डर है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो बॉल को पहले धीरे करके रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, क्योंकि फिजिक्स हमेशा एग्जांपल से सीखी जाती है, इसलिए मैं एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, यानी कि प्लेयर उस पर अप्लाई करते हैं। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज जीरो। जब वो इस रेस्ट पे आ जाती है तो इसकी स्पीड जीरो हो जाती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। अगर गोल कीपर उसको रोकने का काम करेगा, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, और वो फोर्स अप्लाई करेगा मूविंग बॉल को रोकने का, धीरे करने का, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। इफ द गोल कीपर सक्सीडेड टू स्टॉप द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू जीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है। जैसे ये बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इसके डायरेक्शन में इसको धक्का दे रहा है ताकि ये मूव करे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि फोर्स की वजह से किसी भी चीज़ के मोशन में चेंजेस आता है। तो अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स रेस्ट ऑफ मोशन। ठीक है, दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या फोर्स की वजह से हम किसी चीज़ के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकते हैं? यस, हम फोर्स की वजह से किसी भी चीज़ की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मान लो कोई आदमी बैठा है, वरना उसको धक्का मार दिया तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, स्टेट ऑफ मोशन, अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन किस किस चीज़ से डिफाइन होता है? एक तो इसकी स्पीड से और एक डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक इस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की स्पीड जीरो हो जाना। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो जीरो, इसकी स्पीड जीरो है या वो मोशन में है, तो भी उसको दोनों ही कंडीशन में स्टेट ऑफ मोशन बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, आज मान लो तुमने कोई भी बॉल है, बॉल में तुमने मुक्का मारा तो वो पिचक गई, तो हमने उसके शेप में चेंज कर दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी, जैसे यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है तो हम फोर्स की वजह से इसके शेप में चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो फोर्स, किसी भी चीज़ के पे फोर्स अप्लाई करके हम उसके शेप में चेंज कर सकते हैं। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम ये सब चेंजेस ला सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती है। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स। फर्स्ट एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। जैसे अपन हाथ को ऊपर उठाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो ऊपर उठाते हैं तो मसल्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में आके मूव करती है। जैसे एक मसल रिलैक्स होएगी तो दूसरी मसल सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मस्कुलर फोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो इसे ही हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका यहाँ से आएगा, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज अ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो, एनिमल्स आल्सो make use of muscular force to carry out their physical activities or other tasks. Animals like bullocks, horse, donkeys and camels are used to perform various tasks for us, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मस्कुलर फोर्स के ही एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं, since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट के थ्रू ही चलेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा टायर में जिग बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? ताकि उसका फ्रिक्शन बढ़ जाए। जैसे हम ब्रेक लगाए, कार रुक जाए, ट्रैक्टर रुक जाए, मोटरसाइकिल रुक जाए, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रिक्शन का। जैसे हम स्लीपर खरीदते हैं नई तो उसके अंदर जिग बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सरफेस पे उसको रखेंगे तो वो क्या करें, उस कांटेक्ट बनाने के बाद उसको रोक के रखने की कोशिश करें, मतलब फिसले ना। अब कोई चीज़ क्यों फिसलती है? अगर मान लो अपन ने मान लो चप्पल पुरानी हो जाती है तो वो घिस जाती है नीचे से, तो उसका जो फ्रिक्शन के लिए वो जिग बनाया गया है वो घिस जाता है। तो क्या होता है, वो उसकी पकड़ नहीं बना सकती, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रह सकती, तो वो इसका फ्रिक्शन कम हो जाता है और हम उस स्लीपर से जल्दी से फिसल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सरफ़ का पानी होता है, अगर हम बाथरूम में नहाते हैं और सरफ़ का पानी अगर गिर जाता है और हमने उस पर पैर रखे और तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, बिकॉज सरफ़ का पानी क्या होता है, चिकना होता है, तो वो कम हो जाता है, तो हम उस पर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर सोचो फ्रिक्शन ही ना हो तो हम कभी सीधा खड़ा ही नहीं हो पाए, हम फिसलते ही जाएँ, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है और ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के बोले, इन सभी को अपन बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, ऐसा फोर्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने पर भी फोर्स जनरेट करे। जैसे सबसे पहला एग्जाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। आप जानते हो मैग्नेट को एक एरिया में अपन दूर भी रखेंगे बिना उसके चिपकाए तो भी वो आराम से फोर्स जनरेट करेगा और चिपक जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं और ये बिना कॉन्टेक्ट में आते ही मतलब वो फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? बचपन से हम गुब्बारे रगड़ के, जैसे हम तेल लगाते हैं, तेल में क्या होता है, गुब्बारे को रगड़ के और फिर उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो तुमने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अब उसके बाद कॉम को सिर पे रगड़ के और फिर उसको चिपकाने की कोशिश करते तो वो चिपक जाते हैं। तो इसको क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम उसको रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, फोर्स जनरेट हो जाता है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले हम चार्ज करते हैं उसको, फिर उसको अनचार्ज या चार्ज किसी पे भी अप्लाई करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज़ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में भी हमें किसी को कॉन्टैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो अपन ने बॉल को ऊपर उचकाया, बिना कॉन्टैक्ट के, बिना टच हुए बॉल सीधी नीचे ही आएगी। तो ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। ठीक है, द फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ की तरफ सारी चीज़ें खींची चली आती है तो इसको ही हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। अब देखो, ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब यहाँ पे बताया गया सिर्फ अर्थ की बात नहीं है, यहाँ पे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती हैं उन सभी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, नॉट ओनली अर्थ। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कील का। कील में क्या किया जाता है? पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। ठीक है, तो कैसे किया जाता है? अगर ये मोटी होगी तो नहीं घुसेगी और अगर ये बारीक होगी तो घुस जाएगी। Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, play a role in making these tasks easier? ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया और अ सरफेस इज़ कॉल्ड अ प्रेशर। यानी कि जो अपन मान लो कोई एरिया है, एरिया के अंदर अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड, तो ये हैवी लोड लेके जा रहा है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो, प्रेशर जो है ना, लिक्विड भी और गैसेस भी दोनों ही फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, देखो यहाँ पर जो पानी है वो कम है और यहाँ पे है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कम पानी है वो कम फोर्स जनरेट हो रहा है, इसलिए गुब्बारा कम फूल रहा है, और ज़्यादा पानी ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है तो ये ज़्यादा फूल रहा है गुब्बारा। ठीक है, अब देखो, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो देखो यहाँ पे ये लिक्विड है, लिक्विड क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रेशर जनरेट जो है ना वो दीवारों पर, इस बोतल की दीवारों पर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑन द कंटेनर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दियर कंटेनर। तो देखो, गैसेस भी क्या करता है? प्रेशर को जनरेट करता है। कहाँ पर? किसी भी कंटेनर की दीवार पर। ठीक है, आप देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर, जैसे एयर है, एयर हमारी चारों तरफ पूरी बॉडी में हर तरफ से हमें प्रेशर डालती है। तो हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है तो उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एयर हमारी चारों तरफ हमारी पूरी बॉडी में प्रेशर डालती है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, we note that the pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है, अगर अपन पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर है अंदर का वो हाई हो जाता है। नॉर्मली अपन प्लेन में देखें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर एक दूसरे को कैंसिलेशन करते हैं तो हमें फील ही नहीं होता कि हमें कोई प्रेशर भी लग रहा है। लेकिन अगर अपन मान लो ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वहाँ से नाक में से खून आने की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर भी यानी कि एयर भी यानी कि गैसेस भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, किसी भी जगह पर प्रेशर लगाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, यहाँ पर हमें बताया गया है ओटो वॉन गुरिके
a German scientist of the 17th century invented a pump to exert air out of a vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two hollow metallic hemispheres of 51 cm diameter each and pumped air off them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. मतलब जो अंदर का एयर प्रेशर है इसको खींचने नहीं देता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना. ठीक है, अब मैं शॉर्ट में इसको बता देती हूँ. फोर्स कुड बी अ पुश और पुल. ठीक है, अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. फोर्स इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. Force acting on an object may cause a change in its state of motion and change of its shape. यहाँ तक ध्यान है. A force can act on an object with or without being in contact with it. Force per unit area is called a pressure. Liquid and gases exert pressure on the wall of this container. The pressure. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. अगर आपको कुछ डाउट्स आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और कुछ क्वेश्चन के आंसर है अगर आपको लगता है कि आपको नहीं सॉल्व हो रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा. मैं आप लोगों को सॉल्व करके ज़रूर बताऊँगी. प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए. थैंक यू सो मच.